हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, और जब घर पे हैं तो डेफिनेटली सेफ है। सो स्टूडेंट, मैग्नेटिक्स पे चर्चा हो रही थी जिसमें हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि किस तरीके से आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ जितने भी केसेस बनते थे उन सभी केसेस को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अगर मिस किए हो तो जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इसी स्ट्रेट करंट कंडक्टर को हम मोड़ के सर्कुलर बना देते हैं तो सर्कुलर बनने के बाद उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो पाएगी, और अगर चेंज हो जाती है तो कितनी होगी। इट्स इन शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बोलूं तो बायोट-सेवर्ट लॉ का आज हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट सा चैनल फिजिक्स ज्ञान से। तो भाई, जब सर्कुलर वायर हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है तो सर्कुलर वायर तो होना चाहिए, बट दिख नहीं रहा है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, सर्कुलर वायर में ड्रॉ तो कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ध्यान देना इस बात को। ये अलग क्या है इसमें अलग ये है कि इस वायर में आपको आधा पोर्शन इसका सॉलिड दिख रहा है और आधा पोर्शन इसका डॉटेड दिख रहा है। जो आप डॉटेड देख रहे हो ना, वो इस प्लेन के अंदर के साइड में गया हुआ है, और जो सॉलिड है वो प्लेन के बाहर की तरफ आया हुआ है, मतलब आपके तरफ गया हुआ है। सर ऐसा क्यों लिए, अभी मैं थोड़ी देर में इसको बता दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। इट्स इन शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो प्लेन है, सर्कुलर वायर का जो प्लेन है, वो बोर्ड के प्लेन से जस्ट परपेंडिकुलर है। भाई, जब ये सर्कुलर पोर्शन है तो इसका एक भाई सेंटर होगा। लो, हमने इसका सेंटर ले लिया ओ, और इस सेंटर का एक और भाई आएगा जो सेंटर से बनेगा इससे, जो कि होगा उसका रेडियस। चलो, रेडियस भी आ गया। अब भाई, जब मुझे ये सारी बातें हो गई, पता चल गई, अभी सर्कुलर वायर तो था लेकिन हमने इसमें करंट अभी तक नहीं दिया, तो चलो अब इसको करंट दे देते। अब आ गई इसकी जान, कोई और जान मत समझ लेना, इसकी जान मतलब कि करंट। और जब करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, कहां क्रिएट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आज ही के लेक्चर में जाननी है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया ये करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको निकालना है, यही मोटो था हमारा। तो वो पॉइंट भी ले लेते हैं, और वो पॉइंट है हमारा ये पॉइंट P। जो पॉइंट P जो है वो एक डिस्टेंस पे है। कौन से डिस्टेंस पे है? वो डिस्टेंस है आपका x। चलो, ये मैंने x डिस्टेंस ले लिया, ये मैंने रेडियस ले लिया, ये मैंने करंट इसमें फ्लो करा दिया, ये सारी बातें हो गई। अब हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज आपका बायोट-सेवर्ट लॉ को यूटिलाइज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको ये मालूम है कि किसी भी बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड की जब वैल्यू निकालनी होती है तो उस बॉडी को पहले बायोट-सेवर्ट कहते हैं कि तुम उसको ब्रेक कर दो। यार, इसको तोड़ मत देना, इसको आपको एज्यूम करना है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, छोटे छोटे पार्ट्स से ये मिलके बना है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो एक सेंस हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहां पे लेंगे, एलिमेंट्री लेंथ यहां पे लेंगे, जो कि है आपका डेल एल। ये मैंने एक एलिमेंट्री लेंथ ले लिया, जिसको चलो नाम दे देते हैं। भाई, नाम तो बहुत जरूरी है, एक्स वाई। तो सबसे पहले यही लिख लो, लेट एक्स वाई बी अ एलिमेंट्री, पूरा नाम लिख लेना, एलिमेंट्री लेंथ ऑफ डीएल। अब बाबा, बायोट-सेवर्ट लॉ में जो डीएल होता है वो एक एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है। और यहां पे इस डीएल का जो डायरेक्शन होगा, चलो वेक्टर लगा दिए, इसका जो डायरेक्शन होगा वो करंट के ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बायोट-सेवर्ट ने हमको ये चीज बताया है। चलो, अब भैया ये जो डीएल है, इस डीएल से एक और वेक्टर जाएगा जो आपका होगा पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन एक्चुअल में बताएगा किसका, उस पॉइंट का पोजीशन बताएगा जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इट सेंस इसको मैंने आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आर वेक्टर के फॉर्म में ले लिया है।
चलो बाबा, इतना तो क्लियर हो गया। जब मेरे पास आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना इस डीएल वेक्टर के साथ। जितना भी एंगल बनाएगा वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डीएल वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी तो छोटा बनेगा। इट सेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल वेक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीएल वेक्टर से वो कितना होगा, डीवी होगा। अरे यार छोटा सा है बाबा, तो छोटा सा है तो छोटा सा ही ना मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो भाई जब डीवी हो गया तो बायोट सेवर्ट कहते हैं कि उस डीवी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ के जरिए हम लोगों ने छोटा सा प्यारा सा मैग्नेटिक फील्ड जान लिया कि ये इतना होगा। तो डीवी जब हमको पता चल गया डीएल से इतना होगा, अब इस डीवी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखो। अब इस डीवी की वैल्यू निकालने से पहले हम तुमको एक एंगल के बारे में बता दें कि यहां पे जो है ना, हियर थीटा इज 90 डिग्री। अब सर थीटा क्या है यार? थीटा है एंगल किसके बीच में? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। और यहां पे जो डीएल वेक्टर है और जो आर वेक्टर है वो 90 डिग्री आपके उसी बचपन के लॉ के जरिए है जो बचपन में आप सर्कुलर वाले में पढ़ा करते थे। क्लास 10 में शायद वो रहा होगा आपका कि टेंजेंट जो भी होगा रेडियल वाले कंपोनेंट के बेसिस पे हम वहां पे परपेंडिकुलरली एज्यूम करते हैं। तो ये बात आपने वहां बचपन में पढ़ी थी, उसी के कॉन्सेप्ट को यहां पे यूटिलाइज किए और इसी के बेसिस पे नाउ अब मेरा जो डीबी की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि यहां पे देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू होगी वो आपकी होगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में भाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे तो साइन 90 तो था, लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, इसीलिए मैंने साइन 90 नहीं रखा, डायरेक्ट मैंने 1 कर दिया। इस बात को आप समझते भी हो कि डायरेक्ट 1 क्यों कर दिया गया। तो भाई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। ये अपना आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसके वजह से? छोटे से पोर्शन के वजह से, जो कि है आपका डीएल। कहां पे? पॉइंट पी पे। चलो अब जब मैग्नीट्यूड बात कर लिए तो थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। जब डायरेक्शन देखेंगे तो देखो हमको डायरेक्शन देखने के लिए यो रूल को याद करना पड़ेगा। किसका यो रूल? फ्लेमिंग का, या तो थंब रूल। भाई अंगूठा भी अपना बहुत काम करता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया था। तो इस थंब के बेसिस पे भी आप डायरेक्शंस का जजमेंट कर सकते हो। ओके, अब अगर आप अपने उन दोनों लॉ के जरिए चाहे जो लॉ चाहे वो लगाओ, उसके बेसिस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाने की कोशिश करोगे, डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करोगे, तो उसका डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन में आएगा। अब इस बात को सर आप हमको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि इस बुक्स में इन सभी बातों को ऐसे लिखा तो जरूर रहता है, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती है। हम इसको आपको बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। सपोज करो कि जो आर वेक्टर आ रहा था इस पॉइंट के साथ में एक एंगल क्रिएट किया, वो एंगल था आपका फाई। जस्ट इसकी वो एंगल आपका हुआ फाई। अभी ये लाइन क्या मैंने बनाया हूं वो अभी आपको समझ में आएगा। ये जो एंगल आपका फाई क्रिएट हुआ, ठीक है, इसका थोड़ा सा अभी काम आएगा रिजोल्यूशन में। अब देखो जो अपना डीएल वेक्टर था, अपना सर्कुलर वायर तो ऐसे था। अब इस सर्कुलर वायर में करंट कहां फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो कहां हो रहा है आप देख रहे हो। सर्कुलर वायर में करंट जिधर भी फ्लो हो रहा है आप उधर के डायरेक्शन में अपने इस फिंगर को रख लो, मिडिल वाले फिंगर को, या तो अपने थंब को रख लो, और फिर जिधर आपको पॉइंट निकालना है उधर आप अपने इस पूरे फिंगर को लेके चले जाओ। जब उसको लेके चले जाओगे तो आपको डायरेक्शन उधर ही मिलेगा, जो कि एक एंगल बनाते हुए मिलेगा, जो कि होगा आपका फाई। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा 3D है, तो 3D जो चीज है मैं उसको आपको एक पिक्चर के जरिए दिखा दे रहा हूं। ये लो आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ गया होगा, जिसमें आप 3D तरीके से बहुत प्यारे तरीके से समझ गए होंगे कि सर्कुलर वायर है और उस सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। सर्कुलर वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकुलर पॉइंट पे किस तरीके से डायरेक्शनलाइज्ड हुआ। ठीक है, देख लो फिगर में आराम से तुमको नजर आ रहा है। इस चीज को मैं 3D डायमेट्रिकली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने आपको फिगर से दिखा दिया। चलो, तो फिगर से आप समझ गए होंगे कि भाई डीबी की वैल्यू वहां पे आ गई। अब इस डीबी का 2 कंपोनेंट बनना है, ध्यान से देखो। एक कंपोनेंट ये बन रहा है डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बन रहा है जो होगा आपका डीबी
सॉरी थीटा मैंने लिया, यहाँ फाई लिया था ना, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। तो ये दो कंपोनेंट हमारा बना। अब कहीं ना कहीं तुमको ये मालूम है कि इसी के जैसा एक और पोर्शन इसके जस्ट अपोजिट है यहां पे भी। भाई अगर इसका 2 मीटर लेंथ है तो 2 मीटर लेंथ यहाँ पे भी तो एक पोर्शन होगा, यहाँ पे भी तो होगा जो इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे भी तो होगा जो इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे भी तो होगा जो इसके अपोजिट होगा। तो सभी जगह पे उसके अपोजिट वाला फिनोमेनन में लेंथ होगा, और उस अपोजिट वाले फिनोमेनन अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। मतलब कि अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना तो उस वाले पोर्शन का, इसके अपोजिट वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में बनेगा। इट मींस अगर ऐसा ही पोर्शन तुम्हारा एक और होता क्या है, ऐसा ही पोर्शन तुम्हारे एक और है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आपका ये बना डीबी डैश, हम डीबी डैश उसको बोल देते हैं। अब उस डीबी डैश का भी हम रिजोल्यूशन करेंगे। भाई ये अपना फाई ही एंगल बनाएगा और इसका भी आएगा डीबी डैश कॉस थीटा कॉस फाई, और इधर आएगा आपका डीबी डैश साइन फाई। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई कि डीवी डैश कॉस फाई डीवी कॉस फाई दोनों आपस में इक्वल होगा और अपोजिट है। इक्वल है ये भी जान गए, अपोजिट है ये भी जान गए। जब दोनों ये चीज कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्यों नहीं काट दे रहे हो इसको, वेट किसका कर रहे हो? चलो ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। ओवरऑल करने का सेंस ये कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल किसके बेसिस पे होगी? साइन थीटा के बेसिस पे होगी। इट्स सेंस जो डीबी कॉस थीटा है, जो डीबी कॉस थीटा, सॉरी मैं थीटा बार बार बोल रहा हूं, कॉस फाई जो है वो अगर ओवरऑल के जरिए निकालना चाह रहे हो तो उस ओवरऑल की वैल्यू तुम्हारी 0 मिलेगी। जो ओवरऑल नेट वैल्यू आएगी डीबी कॉस फाई कंपोनेंट का वो आपका 0 मिलेगा। बट जो बी नेट होगा वो बी नेट आपका केवल और केवल होगा डीबी साइन फाई के जरिए। देख लो, ठीक है। इसके जरिए हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं देखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगा साइन फाई वाले कंपोनेंट के बेसिस पे। ओके, तो बी नेट की वैल्यू हमको ये मिलने वाली है डीबी साइन फाई के बेसिस पे। चलो अब उसी को हमको सॉल्व करना है। यहां पे इसको लिख लेना हियर करके, हियर। अब हम लोग जो बी नेट निकालेंगे, जो बी नेट निकालने वाले हैं वो हम निकालने वाले हैं डीबी साइन फाई के जरिए। अब तुम हमसे कहोगे सर लिमिट इसका क्या रखेंगे? यार लिमिट तो इसका होगा टोटल इसका लेंथ, और सर्कुलर वायर का जो टोटल लेंथ होगा वो उसका सर्कमफ्रेंस हम कह सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं तो 2 पाई आर हो सकता है। ठीक है, तो 2 पाई आर होने का मतलब ये कि 0 से लेके 2 पाई आर तक हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, लिमिट अगर मैं बात करूं तो। अब भाई जो डीबी है, डीबी तो मैंने देखो यहां लिखी है। इट मींस डीबी की वैल्यू यहां पे रख दो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, अंदर केवल बचने वाला है डीएल साइन फाई। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई आर तक। प्यारा सा है, छोटा सा है, प्यारा सा, बहुत आसान सा भी है। अब आगे चलते हैं भाई, इतना बात हमको समझ में आ गई। अब इसके आगे मैं 2 पाई आर सीधे लिखा था, म्यू नॉट आई अपॉन में आपका 4 पाई आर स्क्वायर जो नीचे था वो वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा अब इंटीग्रेशन वाले फंडा में देखना क्या चेंजेस होगा। साइन फाई की वैल्यू रखा जाएगा, और साइन फाई की वैल्यू देखो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाई की वैल्यू आपकी होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो अपना आर है कैपिटल आर, और हाइपोटेनस अपना स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो रहेगा ही वैल्यू। चलो तो रख दो इसको, दैट इज स्मॉल आर अपॉन में, सॉरी स्मॉल आर तो ऊपर में कैसे रख दिया, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर डॉट डीएल, और 0 से लेकर 2 पाई आर तक की वैल्यू। अब तुम देख रहे हो आर और आर कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, और जब तुम इसको बाहर निकाल के रख दोगे, मेरे पास देखो सुपरनेचुरल पावर है, और इसी पावर के बेसिस पे मैंने डायरेक्ट इसको बाहर निकाल के ये इस तरीके से यहां पे रख दिया, और अंदर बेचारा अकेले बच गया डीएल। और जो ये जो डीएल देख रहे हो तुम, सर कहोगे सर इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है। सर इसके आगे केवल 1 है, और 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अरे यार 0 के पावर एल के पावर में 0 है। अब समझ गए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे कौन? x के पावर n डॉट dx वाला। भाई क्योंकि हमारा वीडियो आप
कुछ बायोलॉजी वाले भी देखते होंगे, तो उनके लिए ऐसा करना पड़ा, या मैथ्स वाले बुरा मत मानना कि सर इतना छोटी बात बता रहे हैं। तो डीएल का पावर, डीएल को हम लोग अब इस कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, और एल के पावर में 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 बाय द रूल, इंटीग्रेशन का रूल जो आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n डॉट डी एक्स का वैल्यू आप, अरे सब बोला मत करिए, लिख दो यार, बोला मत करो सर, आप लिख दिया करो, लो मैं लिख दे रहा हूँ। x के पावर में n डॉट डी एक्स की वैल्यू हो जाती है x n+1 अपॉन में n+1। इसी के फंडा से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। l के पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, दैट इज l ही आएगा केवल। जब l ही आएगा, अब लिमिट रखेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट आपका क्या है 2πr, तो l की जगह पे 2πr रखेंगे, -0 रखेंगे, तो 2πr - 0 क्या बचेगा, 2πr ही तो बचेगा। तो मेहनत मत करो, मैंने आपके लिए बस बायोलॉजी वालों के लिए लिख दिया है, बता दिया, ठीक है। इट सिंस शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर इसको सॉल्व करके लिखूं आपके लिए, तो वो आपका आएगा μ0 I/r अपॉन में 4πr³ डॉट 2πr। 2πr अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दिखा सकता हूं, लो दिख गया, ठीक है। तो भाई अपना आ गया μ0 I/r अपॉन में 4πr³ 2πr। ये बात समझ में आ गई भाई, इतने बात आपको क्लियर हो गया। इसको हल्का सा सॉल्व करोगे तो क्या पा जाओगे, मैं उसको आपको ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लिए होगे, हमको पूरी यकीन है। अगर नहीं नोट किया तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान देना। अब ये जो अपनी वैल्यू आई, बी नेट की जो वैल्यू आई हमारे पास, वो आई μ0 अपॉन में 4πi r² 2π अपॉन में व्हाट r³ भाई ये 2π यहां से यहां कुछ कैंसिल हो सकता है, तो जितना कैंसिल होगा वो आप आराम से कैंसिल कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति आपको नहीं है। और आप r³ का वैल्यू रख सकते हो, मतलब r का वैल्यू रख सकते हो x² + r² का पावर 3। कोई शक इसमें, सर 3 नहीं होगा, 3/2 होगा, हाँ 3/2 होगा, हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। चलो, क्योंकि भाई r का जो वैल्यू आएगा वो आपका r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू कैपिटल R² + x² आएगा, तो अंडर आएगा, तो अंडर को मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। चलो वेरी गुड भाई, बी नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यही आपका बी नेट का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, किसके जरिए, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे। तो आप समझ गए होगे, देखो मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा, आप समझ गए होगे कि स्ट्रेट वायर को ही अगर हम बेंड करके सर्कुलर बना देंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वही नहीं रहेगी, ठीक है, बदल जाने वाली है। कितना बदल जाने वाली है, इतना बदल जाने वाली है, जबकि उसमें करंट वही फ्लो हो रहा है, पॉइंट मेरा उतना ही डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल गई। ओके, तो ये बात आपके सामने आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब यहां पे आपको मिल गया है। अब हम आपके सामने स्पेशल केसेस रखेंगे, जो स्पेशल केसेस सर्कुलर वायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो, तो डेरिवेशन करने के बाद हम लोग छोटा सा और प्यारा सा स्पेशल केसेस देखना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे स्पेशल केसेस, ये आया अपना स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, तो जो अपना केस नंबर फर्स्ट है ना यार, वो क्या है कि यहां पे तो एक सिंगल वायर था, लेकिन अगर हमारे पास ढेर सारे वायर हो रहे तब क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी दे रही है उतना ही देगा। 10 वायर रख दे तो 10 वायर से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो जवाब है नहीं। मतलब देखो इसी केस को हम लोग यहां पे देख सकते रहेंगे। इट सेंस फॉर n नंबर ऑफ वायर कौन सा है, सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या हो जाएगा भाई, B इज इक्वल टू, जो बी नेट होगा, जो बी नेट आएगा अपना, वो आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई बी सिंगल। जो भी सिंगल वैल्यू होगी उस सिंगल वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। मतलब तो समझ गए होगी भाई, जो अपनी बी नेट आ जाएगी वो बी नेट हो जाएगी n के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, μ0 n I r²
अपॉन में 2, भाई 2 यहां पे है तो 2 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये आ गया अपना बी नेट की वैल्यू किसके जरिए, सर्कुलर वायर के जरिए, वो भी n नंबर ऑफ वायर्स के जरिए। मतलब यहां पे ढेर सारे वायर्स हैं, कितने वायर्स हैं, n वायर्स हैं, और उस n वायर से हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें जिसका डिस्टेंस x है और उस वायर सभी वायर का रेडियस r है। कितने वायर है भाई, n नंबर ऑफ वायर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स भी बोल सकते हो, टर्न्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टर्न्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया बात। ये बात सबसे पहली कंडीशन आपको समझ में, कंडीशन तो नहीं, पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर सेकंड। ध्यान दो, केस नंबर, सॉरी मेरा माइक गिर गया था यार, उसको लगा लेता हूं। केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड की जब हम बात करेंगे तो केस नंबर सेकंड में हम ये पढ़ेंगे कि जब आपका पॉइंट सेंटर पे आ जाए, पॉइंट सेंटर पे आ जाए मतलब क्या, इट मींस जब आप सर्कुलर पोर्शन के जरिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने लगे, मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाए। इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज बी एट सेंटर ऑफ वायर, तो उस कंडीशन में जो बी नेट आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू यहां 0 रख दो, किसी भी फॉर्मूला में आप 0 रख दो तो क्या पाओगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि भाई x की वैल्यू तो 0 हो गई। जब इस कंडीशन को आप हल्का सा सॉल्व करोगे तो पा जाओगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, भाई आर आर तो कैंसिल होना है तो आर हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई अब, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये हो गया हमारा केस नंबर सेकंड। अब एक चीज और, मतलब केस नंबर थर्ड भी बताना है हमको, एक चीज और क्या, चलो केस नंबर थर्ड देखो, फटाक से देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान देना कि अब मैं जो वायर लेने वाला हूं वो बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा, बहुत नन्ना सा, बहुत मुन्ना सा है। इट सेंस कहने से बहुत आप मजाक लेते हैं, इट सेंस जो मैं वायर लूंगा वो बहुत ही स्मॉल होगा और उसका रेडियस तो भाई जब भी लेंगे तो भाई उसका रेडियस भी तो जाहिर सी बात ही स्मॉल होगा। यहां पे आपका ये अरेंजमेंट देख लोगे सब पता चल जाएगा। यहां पे छोटा सा आपका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा वायर है जिसका रेडियस बहुत स्मॉल है, और इससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हो पॉइंट पी पे। शॉर्ट फॉर्म में हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि इफ x is much greater than capital R, then in that condition R square will be very small, R square आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, मतलब वायर आपका बहुत स्मॉल है, सर्कुलर वायर आपका बहुत स्मॉल, तो उसमें R स्क्वायर जब बहुत स्मॉल हो गया तो R स्क्वायर को तुम क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। जब R स्क्वायर आपका निग्लेक्ट हुआ तो आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला बी नेट का हुआ वो आपका क्या बन जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, भाई एन टर्न से तो एन ले लेना, आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x का पावर वनली 3, क्योंकि आर स्क्वायर तो नीचे निग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका स्पेशल केस नंबर 3। अब एक हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर का भी केस आता है, और उस हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर का केस हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तब बताएंगे। मतलब अब हम लोग एक छोटा सा आप हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल नॉलेज ऑफ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो उसका एक ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं। चलो, तो ये केस नंबर थर्ड था। अब ग्राफ देख लो, देखो भाई मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखना है भाई, ग्राफ, ग्राफ ऑफ B ड्यू टू सर्कुलर वायर, B ड्यू टू सर्कुलर वायर। चलो ये हल्का सा आप पॉइंट लिखो। जब हम ग्राफ की बात करते हैं, सर्कुलर वायर से ग्राफ की बात करते हैं, अगर मान लो ये अपना सर्कुलर वायर है, मान लो ये अपना सर्कुलर वायर है,
सर्कुलर वायर है तो शेडेड वाला मतलब कि जो ये डॉटेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो वो समझ लेना कि वो प्लेन के अंदर है, ये इसका सेंटर है। अब इससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनाएंगे तो देखो मैं हल्का सा इसके नीचे ही तुमको ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ये एक लाइन है, जो लाइन आपका डिस्टेंस बता रहा है x, इधर पॉजिटिव x है और इधर आपका क्या है माइनस x है। और ये जो आप वायर रखे हो, ये वायर आपका किस एक्सिस में है? ये वायर आपका सपोज कर लो उससे पास होने वाला एक्सिस आपका y एक्सिस है। जिस एक्सिस में हम एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रहे हैं, बी वेक्टर बता रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर स्टेट नहीं बनी है तो स्टेट बना लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रही है, ठीक है। नीचे लेने की आवश्यकता नहीं कि नीचे तक जाना ही नहीं है, चलो नीचे बिठा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रही है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अभी तुमने देखा कि जब वो सेंटर पे आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी? हमारी मैक्सिमम आ रही थी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी, और इस मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू उसकी क्या हो रही है? दोनों साइड में डिक्रीज कर रही है। मतलब किसका? वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके का बनता चला जाएगा, दोनों पोर्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग बना लिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ग्राफ ड्यू टू सर्कुलर पोर्शन आपके सामने है, जिसमें मैं तुमको दिखा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से दोनों साइड में वेरी करेगी। और सबसे खास चीज मैं तुमको बता दूं, खास चीज सर क्या बताने हैं आपको, मैं बता रहा हूं। खास चीज अगर मैं आपको बता दूं तो खास चीज ये है कि इसके ग्राफ का जो रेट होगा डिक्रीज करने का, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जो रेट होगा डिक्रीज करने का वो रेट कांस्टेंट नहीं होगा। दोनों साइड में तुम कहीं भी बढ़ो, वो रेट केवल एक जगह कांस्टेंट होगा। कहां पे कांस्टेंट होगा? यहां पे कांस्टेंट होगा r/2 में, -r/2 में और +r/2 में। इट सेंस r/2 में और -r/2 ऐसा पोजीशन होगा उस ग्राफ का जिस पोजीशन पे वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी जो भी रहेगी, उसका जो रेट आएगा, चेंज होने का रेट, वो जो रेट आएगा वो आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर का। और वो वैल्यू इट सेंस x की वैल्यू फॉर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फॉर x इज इक्वल टू +-r/2, फॉर x इज इक्वल टू +-r/2, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन B विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी कांस्टेंट। ध्यान से समझना इस बात को, विल बी कांस्टेंट। और करके मैं अगर इस बात को लिख दूं तो और मैं ये लिखूं कि dB में dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और एक चीज और करके अगर मैं लिख दूं इसी को एक चीज और तरीके से, और मैं करके लिख दूं, और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं कि देखिए आपको, और करके अगर इस चीज को लिख दूं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। ये तीनों बात एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तीनों बात एक ही चीज को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो तीनों बात एक चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का जो भी रेट होगा चेंज करने का, वो रेट -r/2 और r/2 पे आपका सेम आएगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पे कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद तुम कहीं भी जाओगे कांस्टेंट नहीं मिलेगा। यही प्रिंसिपल हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर का है। इस प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कर देना, मेरे व्हाट्सएप पे आप लिंक होके हमको मैसेज कर देना कि सर इसके बारे में हमको और जानकारी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको पर्सनल वीडियो बना के एक और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो आपने देखा था वो स्ट्रेट करंट कंडक्टर था, ये लेक्चर आपका सर्कुलर का था। आने वाला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा, घबराओ नहीं, मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना बता दे रहा हूं कि इंटरेस्टिंग आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, उसको मिस मत करना, ठीक है। वो आपके लिए थोड़ा सा कहते ना क्या बोलते हैं, सरप्राइज्ड है, ठीक है। तो चलो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपके आगे आने वाले लेक्चर में। आपका अपना ऋषभ आपके अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान से आपसे विदा लेता है। थैंक यू एवरीवन।